हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैब। यूट्यूब पे हमने अकाउंटेंसी मेड इजी जो सीरीज़ स्टार्ट की थी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के लिए, ईपीएफओ के लिए, उसकी आज हम लास्ट क्लास करने जा रहे हैं। ये लास्ट क्लास क्यों है? क्योंकि आज हम बैलेंस शीट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जिसको भी अकाउंटेंसी से डर लगता था, मैं ये पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि इन 8 लेक्चर्स करने के बाद कम से कम उसको अब उसका सारा डर खत्म हो गया होगा। क्योंकि इन 8 लेक्चर्स में हमने स्टार्टिंग से लेके जनरल एंट्री से लेके बैलेंस शीट आज हम देखने वाले हैं, जो कि ओवरऑल अकाउंटिंग का प्रोसेस हम खत्म कर ले रहे हैं आज। इसके अलावा भी अकाउंटेंसी बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, बट जो एक अकाउंटिंग का डर होता है ना, वो इन 8 लेक्चर्स की वजह से ख़त्म हो जाना चाहिए अच्छे से। इसके अलावा भी अकाउंटेंसी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो सारी चीज़ें यूट्यूब में तो पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। बट इन 8 लेक्चर्स के बाद ये आप कॉन्फिडेंस ज़रूर रखिए कि आपको अकाउंटिंग आ चुकी है। काफ़ी हद तक अकाउंटेंसी आप सीख चुके हैं और एग्ज़ाम्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अच्छे से। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन 8 लेक्चर्स को करने के बाद आप महारथी बन जाएंगे, बट जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है या फिर जो कॉमर्स बैकग्राउंड है, इन 8 लेक्चर्स करने के बाद उनको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो आज से क्लास शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। इसके पहले क्लास में हमने फाइनल अकाउंट्स, जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं, उनका प्रिपरेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स देख लिए थे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट हमने बनाना अच्छे से सीख लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम बैलेंस शीट देखेंगे। जो भी जेनरिक फॉर्मेट होता है ना बैलेंस शीट का, उसके अकॉर्डिंग हम जो है बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना सीखेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज संतोष सिंह। आई हैव डन माय मास्टर्स इन कॉमर्स। आई वाज एन अकाउंटेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिफोर टेकिंग अप द एजुकेटर रोल, राइट? I have also cleared my CDS return in first attempt. I have also cleared my JRF in commerce with all India rank of 106 and with 99.7 percentile. ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि बैलेंस शीट को बनाना कैसे है और बैलेंस शीट होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। पहली चीज़ तो बैलेंस शीट के नाम से समझ में आ रहा होगा कि ऐसा स्टेटमेंट या ऐसी शीट जहाँ पे बैलेंसेस रिकॉर्ड होते हैं। क्योंकि इसका नाम क्या है? बैलेंस शीट। तो यहाँ पे क्या रिकॉर्ड होंगे? बैलेंसेस। किसके बैलेंसेस रिकॉर्ड होंगे? लेजर बैलेंसेस। हमने लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए थे ना पिछले लेक्चर्स में, है ना? बहुत सारे लेक्चर अटेंड कर चुके हैं। उसमें डिस्कस किया था कि लेजर प्रिपेयर करते हैं, फिर कुछ बैलेंसेस बचते हैं, उनको हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ? ट्रायल बैलेंस में। फिर ट्रायल बैलेंस से हमने ये सीखा था कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर के बैलेंसेस होते हैं या फिर जो अमाउंट्स होते हैं, उनको हम ट्रांसफर करते हैं P&L में, मतलब कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, है ना? और जो असेट और लाइबिलिटी के जो बैलेंसेस बचे होते हैं, जिनको हमें कैरी फॉरवर्ड करना है नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि असेट और लाइबिलिटी नेक्स्ट ईयर भी फॉरवर्ड होते हैं ना, तो उसको जो फॉरवर्ड करना होता है हमें, वो उसको जो कैरी फॉरवर्ड करना होता है हमें नेक्स्ट ईयर में करना होता है। तो इन बैलेंसेस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं हम? बैलेंस शीट में। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट में, है ना? सो इट इज कॉल्ड बैलेंस शीट बिकॉज it is a statement of balances of ledger account which have not been transferred to P&L, ठीक है, और जिसको कैरी फॉरवर्ड करना है हमने नेक्स्ट ईयर को। ठीक है, सर समझ में आता है। और बताइए। अच्छा, तो बैलेंस शीट क्या है? एक स्टेटमेंट है जो क्या दिखा रहा है? फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रहा है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एमसीक्यू बन सकता है कि फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द पीरियड। फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रहा है एट द एंड ऑफ द पीरियड। ठीक है, फॉर द कंप्लीट पीरियड नहीं होगा। फॉर द कंप्लीट पीरियड अगर ऑप्शन में आता है तो P&L में होता है, मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में होता है। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन कौन दिखाता है? बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है क्या? कि ये स्टेटमेंट असेट और लाइबिलिटी दिखा रहा है एट अ पर्टिकुलर डेट, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में 31 मार्च में ये क्या दिखा रहा है? असेट और लाइबिलिटी की पोजीशन दिखा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं बैलेंस शीट। तो फाइनेंशियल पोजीशन कौन दिखाता है? बैलेंस शीट दिखाता है। ठीक है, और इसको P&L, मतलब जिसे हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी कहते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके बाद प्रिपेयर किया जाता है। क्यों सर इसको बाद में प्रिपेयर क्यों किया जाता है? ये तो आपने बताया नहीं, मैं बता देता हूँ। क्योंकि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाते हैं ना, तो या तो प्रॉफिट होगा हमारे पास या फिर लॉस होगा। तो ये जो प्रॉफिट या फिर जो लॉस है ना, ये भी ट्रांसफर होता है कहाँ? बैलेंस शीट में, या फिर असेट में ट्रांसफर होगा या फिर लाइबिलिटीज में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो असेट में कब ट्रांसफर होगा और लाइबिलिटी में कब ट्रांसफर होगा, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट हुआ तो लाइबिलिटीज में ट्रांसफर हो जाएगा, और अगर लॉस हुआ तो असेट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये जेनरिक फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, शेड्यूल 3 की बात नहीं हो रही। शेड्यूल 3 जो कंपनी के लिए फॉर्मेट है, उसको रेगुलेट करता है शेड्यूल 3, जो कंपनीज एक्ट 2013 में। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, ध्यान देना, अभी हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं बैलेंस शीट के बारे में और PL के बारे में हम पढ़ चुके हैं। शेड्यूल 3 के लिए अलग से बहुत लंबी क्लास लेनी पड़ेगी, लगभग 3 घंटे की। ठीक है, वो अलग मैटर है। अभी हमको
कंसेप्चुअल नॉलेज और कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए बैलेंस शीट में, और पीएल में हम देख चुके हैं। ठीक है सर, आगे बताएं। ठीक है, अब हम क्रिएट करते हैं बैलेंस शीट, एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर पता कर लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस है, इसमें सारे के सारे अकाउंट टाइटल लिखे हुए हैं। एलिमेंट्स मतलब असेट है कि लाइबिलिटी है कि इनकम है कि एक्सपेंडिचर, वो लिखा हुआ है। और हमको जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी असेट होंगे उसके डेबिट बैलेंसेस होंगे, जितनी लाइबिलिटीज होंगी, और कैपिटल होगा उनका क्रेडिट बैलेंस होंगे। ठीक है, अब जो भी असेट्स होंगे वो असेट साइड में आ जाएंगे बैलेंस शीट में, है ना, और जो लाइबिलिटीज़ होंगी, जो भी यहाँ लाइबिलिटीज़ होंगी जिनके क्रेडिट बैलेंसेस होंगे, वो लाइबिलिटी साइड में आ जाएगा, है ना, आसान है। तो ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो हम देख चुके थे। अब मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जो नेट प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है वो लाइबिलिटी साइड में आ जाता है, और अगर लॉस होता, अगर क्या होता, अगर लॉस होता तो वो कहाँ आ जाता, असेट में। अच्छा, इसका रीज़न डिस्कस कर लेते हैं एक बार अच्छे से। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट हो रहा है, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो रहा होता है, तो इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जब प्रॉफिट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये प्रॉफिट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बिजनेस के ओनर्स में, है ना। जब भी बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये क्या करेगा, इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने ओनर्स को। तो अगर कंपनी से या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ रुपए जाने वाले हैं, तो वो क्या है, लायबिलिटी है। इसीलिए ये बिजनेस का जो प्रॉफिट हुआ है ना, ये बिजनेस के खुद का नहीं है, ये उनके शेयर होल्डर्स का है या फिर उसके ओनर्स का है, इसलिए इसको लायबिलिटी कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये बांटना पड़ेगा। ठीक है, अरे वाह सर, मजा आ गया। असेट क्यों है, अगर लॉस है तो असेट क्यों है? अगर लॉस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये लॉस कौन बेयर करेगा, शेयर होल्डर्स करेंगे, ओनर्स बेयर करेंगे। तो इसका मतलब है कंपनी रुपए लेगी, या किससे, शेयर होल्डर से या फिर ओनर से, या फिर उनके कैपिटल अकाउंट से रुपए काट लेगी। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, कंपनी या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन खुद तो बेयर नहीं कर रही है लॉस, लॉस किससे बेयर करवाएगी, अपने ओनर से या शेयर होल्डर से, है ना। तो इसीलिए इसको असेट कंसिडर करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट को लायबिलिटी कंसिडर किया था ना, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, अगर लॉस है तो उसको असेट कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हम अब पढ़ते हैं एक टर्म के बारे में जिसे बोलते हैं मार्शलिंग ऑफ लायबिलिटीज एंड असेट्स। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। हम सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं कि बैलेंस शीट को क्रिएट कैसे करते हैं। और अभी तक हमने क्या सीखा है कि जितने भी असेट्स होंगे और लायबिलिटीज होंगी, ट्रायल बैलेंस से उनको हम ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। इतना हमको समझ में आता है, और हम ट्रायल बैलेंस अच्छे से पढ़ चुके हैं लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, शायद मुझे याद नहीं है, पिछले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस से देखने के बाद हमने क्या किया, जितने भी असेट्स हैं उनको असेट साइड में लिख दिया बैलेंस शीट के, और जितनी भी लायबिलिटीज थी उनको लायबिलिटी साइड में लिख दिया जिनके क्रेडिट बैलेंसेस थे। ठीक है, लेकिन अब इस बैलेंस शीट में जो असेट और लायबिलिटीज हैं, इनका ऑर्डर क्या रहेगा, कौन पहले रहेगा कौन बाद में रहेगा, ये कैसे डिसाइड होगा? इसको डिसाइड करने का जो तरीका होता है ना, उसे बोलते हैं मार्शलिंग ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। मतलब ये कि असेट और लायबिलिटी को जो अरेंज करना है, असेट और लायबिलिटी को जो अरेंज करना है, उसके दो तरीके हैं। या फिर उनकी लिक्विडिटी के बेसिस में अरेंज करेंगे। लिक्विडिटी मतलब कौन ज़्यादा लिक्विड है, किसको ज़्यादा कन्वर्ट कर सकते हैं जितनी जल्दी कैश में, उसको सबसे ऊपर रख सकते हैं हम, और जिसको सबसे कम कर सकते हैं कैश में कन्वर्ट, उसको सबसे नीचे रख सकते हैं। जैसे बोलते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी वी आर अरेंजिंग आर असेट एंड लायबिलिटीज। ठीक है, लेकिन एक और तरीका है ऑन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, मतलब जो जितना ज़्यादा परमानेंट होगा असेट या लायबिलिटी, उसको ऊपर रखेंगे, और जितना लेस परमानेंट होगा, जो जितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो सबसे नीचे रहेगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है ना असेट एंड लायबिलिटी का, इसको बोलते हैं मार्शलिंग ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं, मार्शलिंग ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। तो परमानेंसी के केस में क्या होगा, जो मोस्ट परमानेंट असेट या लायबिलिटी होगा, जो मोस्ट परमानेंट असेट लायबिलिटी होगा, मोस्ट परमानेंट असेट लायबिलिटी कौन हो सकता है, मशीनरी असेट के केस में। और लायबिलिटी कौन सी परमानेंट होती है सबसे ज़्यादा, शेयर होल्डर के फंड, क्योंकि सबसे लास्ट में तो उन्हीं को पैसा मिलता है, बाकी सब आउटसाइड लायबिलिटीज को तो पैसे वापस करने पड़ते हैं ना। तो अगर परमानेंसी का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, परमानेंसी का अरेंजमेंट लेके चलेंगे बैलेंस शीट में, तो जो मोस्ट परमानेंट असेट होगा वो सबसे ऊपर हो जाएगा, और जो लीस्ट परमानेंट असेट होगा वो सबसे नीचे रहेगा, और जो मोस्ट परमानेंट लायबिलिटी होगी, जो कि कैपिटल है, कैपिटल मोस्ट परमानेंट लायबिलिटी है, सबसे लास्ट में वापस करनी पड़ती है, और जो सबसे पहले वापस करना पड़ेगा वो लीस्ट परमानेंट लायबिलिटी, वो सबसे नीचे रहेगा। ठीक है, अच्छा तो ये तो हमारा तरीका हो गया परमानेंसी के केस में। लिक्विडिटी के केस में कैसे करेंगे हम, अगर हमें लिक्विडिटी के केस में लेना है, तो अगर लिक्विडिटी के केस में हमें लेना है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे। कैसे,
जो मोस्ट लिक्विड एसेट होगा, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा, जिसको सबसे जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको सबसे ऊपर अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ ना मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट या एसेट एंड लायबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि बैलेंस शीट दी जाएगी और आपको रेशियोज कैलकुलेट करने को बोलेंगे। तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी जानने के लिए, बैलेंस शीट को पढ़ने के लिए, क्विकली पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ परमानेंसी के हिसाब से बैलेंस शीट जनरली बनती है। तो ऊपर के जो होंगे वो परमानेंट होंगे, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है हो एग्जाम में क्या है, बट ऐसा होता है कि ऊपर वाले फिक्स एसेट होते हैं, फिर आपके करंट एसेट आएंगे। और इसी तरह लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल होगा, उसके बाद जो है जो परमानेंसी का जो ऑर्डर होगा वो फॉलो होता रहेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि हम क्विकली आइडेंटिफाई कर सकें जो भी हमें चाहिए होगा। और अगर शेड्यूल 3 के हिसाब से बनेगा, मतलब एक्ट के हिसाब से, फिर तो जो तरीका है वही बनेगा, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे लिक्विडिटी का ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा जो लिक्विड है वो तो खुद कैश है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश में है। और बैंक भी लिक्विड होता है, क्यों? क्योंकि बैंक से जाके कभी भी रुपए निकाल सकते हैं, तो बैंक को सेकंड में रखा है। जो लीस्ट लिक्विड है वो फर्नीचर है, क्यों? क्योंकि ये इतनी जल्दी बिक नहीं सकता, डेटर्स के रुपए तो मिल जाएंगे हमें, फर्नीचर इतनी जल्दी नहीं बिकेगा ना, तो सबसे ज़्यादा परमानेंट है ये। और कम लीस्ट लिक्विड है, क्या है? लीस्ट लिक्विड, इसे सबसे लास्ट में लग रहा है। और जो मोस्ट लिक्विड है सबसे ऊपर। इसी तरह से हम लायबिलिटी को अरेंज कर लेंगे। जो मोस्ट लिक्विड लायबिलिटी है उसको ऊपर रखेंगे, सबसे पहले हमें देनी है। सबसे पहले हम किसका पे करेंगे? क्रेडिटर्स का। फिर हम जो लॉन्ग टर्म लोन ले रखे हैं, क्योंकि वो उतना लिक्विड लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमें थोड़े देर में देना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है ना। तो अगर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होती तो ऊपर होता, लेकिन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इसलिए क्रेडिटर्स के नीचे है। क्रेडिटर, फिर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। बट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी नहीं है तो सीधे लॉन्ग टर्म लोन कर दिया, ठीक है। फिर कैपिटल, जो कि सबसे कम लिक्विड है। कैपिटल क्या है? सबसे कम लिक्विड है, लीस्ट लिक्विड। क्यों लीस्ट लिक्विड क्यों है? कैपिटल को कन्वर्ट नहीं करते हैं, मतलब कैपिटल को, ऑब्लिगेशन को हम जल्दी फुलफिल नहीं करते हैं, वो लास्ट में ही करेंगे हम, जब कंपनी लिक्विडेट होगी तब, इसलिए ये लीस्ट लिक्विड है, ठीक है। और परमानेंसी का जस्ट ऑपोजिट वर्जन होता है ये लिक्विडिटी का वर्जन, ठीक है। अब जो हमने ग्रुपिंग की ना इन असेट और लायबिलिटीज़ की, हम एक एक हेड के अंडर जो ग्रुपिंग कर रहे हैं ना, ये ग्रुपिंग समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी मार्शलिंग की। हम मार्शलिंग का मतलब हम सीक्वेंस ले रहे हैं, कौन सा ऊपर रखेंगे कौन सा नीचे रखेंगे। अब सिमिलर टाइप के जो नेचर होते हैं ना, उनके ग्रुप कर देते हैं, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़र है ना, उसको जो पढ़ेगा तो तुरंत समझ आ जाएगा, अच्छा ये सब करंट एसेट में है तो सारे करंट एसेट साथ में। जैसे कि मैंने बता रहा था, एग्जाम में आएगा तो सारे करंट एसेट साथ में लिख के आएंगे, सारी करंट लायबिलिटी साथ में लिख के आएंगे। तो ग्रुपिंग पता होना चाहिए। तो जितने भी करंट एसेट के टाइप हैं, सबके सब क्या रखेंगे? हम एक साथ रख देंगे। सारी करंट लायबिलिटीज एक साथ रख देंगे, सारे नॉन करंट एसेट साथ में रख देंगे, ठीक है। तो जो भी बैलेंसेस ऑफ अकाउंट है, कैश, बैंक, डेटर्स, ये सारे ग्रुप करेंगे किसके अंदर? करंट एसेट के अंदर, क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक करंट एसेट वाली है। सबके सब कन्वर्ट हो सकते हैं कैश में, या फिर सबके सब सारे के सारे हमें इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं विद इन 1 ईयर, तो इसलिए करंट एसेट बोलते हैं। नॉन करंट एसेट जिनके हमें बेनिफिट 1 साल के बाद मिलने वाले हैं, तो वो नॉन करंट एसेट हैं। 1 साल के बाद तक भी मिलने वाले हैं या 1 साल बाद मिलने वाले हैं, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टी हो गया, असेट्स हो गया, ठीक है। अब करंट लायबिलिटी वो ऑब्लिगेशन जो हमें विद इन 1 ईयर पे करनी है, या फिर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पे करनी है, तो वो करंट लायबिलिटी हो गई। लॉन्ग टर्म अगर डेट्स हैं तो वो नॉन करंट लायबिलिटी होगी, क्योंकि 1 साल के बाद पे करना है, ठीक है। और जितने भी इक्विटी प्रेफरेंस शेयर है वो सब शेयर होल्डर फंड में, शेयर होल्डर कैपिटल के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। ग्रुपिंग करना जरूरी है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस में, जिससे कि यूजर्स को पढ़ने में आसानी हो, कौन कहाँ आइटम है, कौन सा कहाँ एलिमेंट है। तो ये नॉन ग्रुपिंग था, सीधे सीधे लिख दिया था। एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। यूपीएससी पेपर बना रहा है क्योंकि। तो और ग्रुपिंग में करेंगे तो कैसे लिखेंगे? नॉन करंट, वैसे मोस्ट प्रॉब्ली यही चांस है, ऐसे ही बैलेंस शीट अगर आती है तो ऐसे ही आएगी, चांसेस इसी के जाते हैं, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट और फिर करंट एसेट, तो सबको क्या कर दिया? ग्रुप कर दिया है। ओनर्स फंड मतलब कैपिटल, शेयर होल्डर कैपिटल ही बोलते हैं, उसको रख दिया। प्रॉफिट इसके अंदर ही होता है, ठीक है। प्रॉफिट किसका है? प्रॉफिट शेयर होल्डर्स का है ना, तो शेयर होल्डर्स के अंदर रखा है। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर करंट लायबिलिटीज। ये तरीका है ग्रुपिंग करने का, ठीक है। सर हमें बैलेंस शीट बनाना बहुत अच्छे से आ गया सर, हम बहुत खुश हैं। बहुत अच्छी बात है कि बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लगभग अकाउंटिंग प्रोसेस का मेन स्टेप है। बैलेंस शीट और पीएल और कैश फ्लो। कैश फ्लो तो एडवांस हो जाएगा, अभी कैश फ्लो नहीं देखेंगे, बट मैंने एक सेबी पीआईक्यू की वीडियो है, उसमें कैश फ्लो भी समझा रखा है। अगर वो देखना तो वो देख सकते हैं, समझ में आ जाएगा। जो लास्ट वीडियो होगी सेबी की पीवाईक्यू में, वो ज़रूर देख लेना मेरे हिसाब से, तो क्योंकि कैश फ्लो आएगा नहीं आएगा मेरे को तो नहीं पता, क्योंकि सिलेबस में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हमको जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना पढ़ सकते हैं ना, कंसेप्चुअल वाइज। तो सेबी की जो पीवाईक्यू की वीडियो है लास्ट वाले, अगर कैश फ्लो समझना है तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं क्या कि जेनरिक फॉर्मेट क्या होता है बैलेंस शीट और
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट का, ये तो हम देख चुके हैं। हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट पिछले बार देख लिया। बैलेंस शीट का जेनरिक फॉर्मेट हम अभी देख के आ रहे हैं। कैसा फॉर्मेट है? एक साइड असेट है, एक साइड लाइबिलिटी है। लेकिन जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, क्या कि कंपनीज एक्ट 2013 में एक शेड्यूल 3 है जिसका पार्ट 1 गवर्न करता है बैलेंस शीट को, कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए। कैसा? उसमें ऐसे नहीं लिखते हैं, मैं बेसिक बता देता हूँ। उसमें ऐसा नहीं है कि लाइबिलिटीज इधर और इधर एसेट लिखती है, ऐसा नहीं करते हैं। मतलब कंपनीज की जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है ना, तो इस तरह नहीं बनाते हैं कि लाइबिलिटीज इधर एसेट इधर, ऐसा नहीं करते हैं। लाइबिलिटीज लिखते हैं और उसी के नीचे एसेट लिख देते हैं। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है ऑलमोस्ट, ठीक है, कि एसेट रहेगा, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड, करंट लाइबिलिटीज, ठीक है। बट जो फॉर्मेट है ना, वो शेड्यूल 3 के हिसाब से बनेगा, पार्ट 1 के हिसाब से। उनने प्रेजेंट कराने का तरीका ऑलरेडी दे रखा है कि इस तरह से प्रेजेंट करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ठीक है। तो इसी तरह से प्रॉफिट लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो भी गिवन है शेड्यूल 3 के अंदर, लेकिन पार्ट 2 के अंदर। उसमें भी ऐसे ही होता है, पहले हम रिवेन्यू लिखेंगे, अदर इनकम लिखेंगे, नीचे एक्सपेंसेस रखेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? जेनरिक फॉर्मेट। उसमें क्या करते थे? डेबिट इधर और क्रेडिट इधर, मतलब एक्सपेंसेस इधर और इनकम्स इधर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाइज सेम है, बट जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट है शेड्यूल 3 की। और कंपनीज को मैंडेटरी होता है फॉलो करना शेड्यूल 3। तो एग्जाम में अगर अगर शेड्यूल 3 के फॉर्मेट से ही बैलेंस शीट बन के आएगी या पीएल बन के आएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने ओवरऑल जेनरिक फॉर्मेट पढ़ लिया है, ठीक है। कुछ एमसीक्यू लगा लेते हैं जल्दी से, फिर देखते हैं कि कितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आई है। क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड इन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट की ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट ओनली, नॉन ऑफ दिस। इसमें एक बहुत ही कंसेप्चुअल एक चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, इस क्वेश्चन के से ही रिलेटेड है। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है ना, बेसिकली एक चीज़ ध्यान रखनी है। अगर ट्रायल में, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, शायद इसका क्वेश्चन बन जाए। अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कहीं नहीं लिखा हुआ है, अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कहीं नहीं लिखा हुआ है और अलग से क्लोजिंग स्टॉक नीचे दिया हुआ है, तो इसका मतलब है वो कहाँ आएगा? वो पीएल में भी आएगा, और पीएल में भी आएगा, और बैलेंस शीट में भी आएगा। ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एज एन एसेट काम कर देगा, किसके लिए? बैलेंस शीट में। और पीएल में कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड में आ जाएगा, मतलब एज एन इनकम आ जाएगी। तो हम पहले पढ़ चुके थे लास्ट सीजन में कि क्लोजिंग स्टॉक तो पीएल में, ट्रेडिंग एंड पीएल में रहता ही रहता है। और स्पेसिफिकली बात करें ट्रेडिंग की पीएल, तो ट्रेडिंग अकाउंट में रहता है, ठीक है, वो भी क्रेडिट साइड में। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी रहता है एज अ पार्ट ऑफ असेट। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रॉफिट एंड लॉस shows what? Total capital employed, no, because balance sheet shows this, ठीक. Profit and loss through sale of asset, profit earned by business, obviously profit earned by business तो दिखाता है, तो ऑप्शन नंबर सी is the correct answer. Any physical thing that has money value is what? Intangible asset, no, is an asset, so option number D is the correct answer. Asset which have physical existence are called, यही बड़ा आसान है, tangible asset। जो physical existence होती है उनकी tangible asset, जो intangible asset क्या होते हैं? जिन जैसे copyright, patent, ये सब। तो option number A is the correct answer. If you try to arrange the balance sheet item as per permanence property, then which among the below will come at the top? जो most permanent होगा वो ऊपर आएगा, तो owners capital, obvious सी बात है, पहला ही आंसर है। ठीक है, आज हमने ये सब खत्म कर लिया। हमारी क्लास आज खत्म होती है, पूरी बैलेंस शीट तक की क्लास हमने खत्म कर ली है। ठीक है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।